दोस्तों, क्या पंजाब नेशनल बैंक के साथ कोई श्राप जुड़ा हुआ है? क्योंकि जब भी हम पीएनबी का नाम सुनते हैं और हमारे दिमाग में वही पुराना 14,000 करोड़ वाला नीरव मोदी का स्कैम सामने आ जाता है। अभी तो पीएनबी उस पुराने सदमे से उभर ही रहा था, तभी मार्केट में एक और बड़ी न्यूज सामने आ गई है, जहां पे हुआ है 2434 करोड़ का एक और नया स्कैम। लेकिन रुकिए, ये कोई नीरव मोदी जैसा ट्रेड फाइनेंस स्कैम नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाकी से किया गया कॉर्पोरेट गेम है, जिसे हम बोरोइंग फ्रॉड कहते हैं। कैसे? जो कि कलकत्ता के श्री ग्रुप ने पीएनबी की आंखों में धूल। क्या ये पैसा आपका है जो डूब गया? क्या आपका बैंक बैलेंस सेफ है? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आपको एक एक सच्चाई का पता चल सके। तो आज की इस एपिसोड में पॉकेट फाइनेंस चैनल पर हम देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम का डीप क्लीनिंग का पर्दाफाश कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये श्री ग्रुप क्या है, ये कंपनी क्या काम करती थी, एंड ये जो पीएनबी ने इसके सब्सिडरी कंपनीज पे जो आरोप लगाया है 2434 करोड़ का, वो क्या मामला है, वो सबसे पहले समझते हैं। तो ये जो श्री ग्रुप है वो कलकत्ता बेस्ड एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी। एंड ये जो ग्रुप था, उनका मेन काम ये था कि इंडिया में बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैवी मशीनरी जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, यानी कि डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, तो ये जो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे उनको फाइनेंस करने का ये कंपनी काम करती थी। बट कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब 2018 में IL&FS नाम की जो कंपनी थी, उनकी वजह से पूरे इंडिया में एक लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया। तो साथों साथ ये भी समझ लेते हैं कि ये IL&FS क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की ये जो कंपनी थी, वो पूरे इंडिया में बहुत बड़ी एक एनबीएफसी थी, जो 90,000 करोड़ के डेट में फंस चुकी थी, और आरबीआई को वहां पे एक हैवी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू नजर में आया था, और उसकी वजह से पूरा लिक्विडिटी क्राइसिस इंडिया में आ गया था। और उसकी लपेट में ये श्री ग्रुप भी आ गया, एंड इनके भी कैश फ्लो बिगड़ते चले गए। एंड अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने इनके जो बोर्ड मेंबर्स थे उनको डिसॉल्व कर दिया, यानी कि भंग कर दिया। एंड आरबीआई के मुताबिक ऐसा कहना था कि इनके जो बोर्ड मेंबर्स में कुछ एक और अलग ही गवर्नेंस इश्यू चल रहा था, उसकी वजह से उसको डिसॉल्व करना पड़ा। एंड आरबीआई के मुताबिक ऐसा कहना था कि कंपनी में अंदरों अंदर कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी, यानी कि दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाओ तुम क्या गड़बड़ है। दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये है कि आरबीआई ने जो ये बोर्ड को डिसॉल्व किया एंड ये जो पीएनबी ने 2434 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगाया, उन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक जो होता है कि एक फ्रॉड एंड दूसरा होता है कि बैंक के लोन के पैसे डूब जाना। तो हम सबसे पहले फ्रॉड किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। मान लो कि आपको अपनी फैक्ट्री लगानी है एंड आपने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, और वो जो 1 करोड़ आपके पास आया, वो पैसा आपने फैक्ट्री लगाने के लिए यूज नहीं किया, बल्कि आपने उससे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया एफएनओ के जरिए, या तो फिर आपने कुछ जुआ खेला, या तो फिर आपने कुछ अलग ही पर्पस के लिए कुछ अपनी पुरानी उधारी चुकाने के लिए यूज कर लिया, और उसकी वजह से आप बैंक को पैसा वापस नहीं दे सके, तो वो कहलाता है फ्रॉड। और लोन डूब जाना किसे कहते हैं कि आपने 1 करोड़ का ही सेम लोन लिया फैक्ट्री लगाने के लिए, आपने फैक्ट्री लगा भी दी, बट आपका बिजनेस कुछ वजह से चल नहीं पाया अच्छा, एंड उसकी वजह से आपने बैंक को पैसा नहीं दे पाए, तो वो कहलाता है लोन डूब जाना। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए कि फ्रॉड एंड लोन डूब जाना क्या कहता है। तो यहाँ पे जो श्री ग्रुप है, उन्होंने पीएनबी के साथ फ्रॉड किया। वो फ्रॉड क्या किया, वो पीएनबी के रिपोर्ट के अनुसार हम समझते हैं। पीएनबी ने अपनी रिपोर्ट में 3 बहुत बड़े खेल खेले हैं, ऐसा पीएनबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया। उसमें जो पहला था वो था फंड डाइवर्जन, मतलब जो बैंक से लोन लिया हुआ जो पैसा था वो
श्री ग्रुप ने अपनी ही सेल कंपनीज के थ्रू मींस की अपने ही फर्जी कंपनीज के थ्रू घुमा दिया। जो पैसा मिला था वो अपनी ही फर्जी कंपनीज के थ्रू घुमा दिया। दूसरा था कि विंडो ड्रेसिंग, यानी कि पेपर्स पर उन्होंने ऐसा बताया, मींस की श्री ग्रुप ने पेपर्स पर ऐसा बताया कि हमारा बिजनेस तो बहुत बड़ा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट में है हम और बहुत हमारी वैल्यूएशन है, ये सब पेपर्स पे अच्छा दिखा के ऐसा बैंक को दिखाया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बड़ा एक लोन उठा सकते हैं। और जो तीसरा बैंक ने बताया कि जो तीसरा खेल इन लोगों ने क्या खेला था, तो वो था कि ओवरस्टेटेड एसेट्स, मींस उनके पास जो एसेट्स थे उनको बढ़ा चढ़ाकर, उनकी वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ाकर बताया। यानी कि अगर मान लो कि आपके पास एक मशीन है, वो उसकी वैल्यूज है वो 10 रुपए है, लेकिन आपने बढ़ा चढ़ाकर वैल्यूएशन चढ़ाकर उसकी वैल्यूज कर दी पेपर्स में 100 रुपीस की, ताकि और ज्यादा फंड उठा सके। तो ये जो 3 बड़े खेल ये श्री ग्रुप ने खेले थे, तो ये सब पीएनबी ने अपने रिपोर्ट में आरबीआई को बोला है कि हमारे साथ इसकी वजह से जो फ्रॉड हुआ है। मैंने आपको पहले समझाया था कि फ्रॉड का कॉन्सेप्ट जो होता है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है कि श्री ग्रुप ने अपना जो पैसा था, ये जो 3 कैटेगरीज थी उसके थ्रू घुमा दिया। इसी हेरा फेरी की वजह से पीएनबी ने श्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1193 करोड़ का एंड श्री इक्विपमेंट फाइनेंस पे 1241 करोड़ का फ्रॉड का आरोप लगाया हुआ है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि मेरा पैसा जो पीएनबी के सेविंग अकाउंट्स में है, तो क्या मुझे घबराना चाहिए, क्या मुझे वो पैसा निकाल लेना चाहिए, या तो फिर मैं पीएनबी का शेयर होल्डर हूँ, तो क्या ये जो फ्रॉड है वो मुझे अफेक्ट करेगा? तो बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि जी नहीं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक ने अपना प्रोविजनिंग का किला पहले से ही तैयार करके रखा था। ये प्रोविजनिंग क्या होता है? प्रोविजनिंग क्या होता है कि जब बैंक को ऐसा लगता है कि उनका पैसा जो लोन पे दिया है वो डूबने वाला है, तो बैंक अपने प्रॉफिट में से पहले से ही उतना पैसा निकाल के रखती है, तो ताकि अपने डिपॉजिटर और शेयर होल्डर को उतना नुकसान भुगतना ना पड़े। एंड ये जो पीएनबी का केस है उसमें भी ऐसा ही पीएनबी ने किया है कि 100% अपना जो 2434 करोड़ का जो लोन था वो पहले से ही प्रोविजनिंग करके रखा था, तो उसकी वजह से डिपॉजिटर या फिर शेयर होल्डर को कुछ उतना नुकसान नहीं हुआ है। तो ये हम बात प्रोविजनिंग की, तो हर एक बैंक ऐसा ही करते हैं कि उनको जब भी ऐसा लगता है कि ये जो लोन है वो वापस नहीं आ सकता, तो वो लोग ये प्रोविजनिंग का रास्ता अपनाते हैं। बट बैंक अपना पैसा निकालने के लिए जरूर ईडी या फिर सीबीआई का भी द्वार खटखटा सकते हैं। लेकिन हमने जो ये पूरा पीएनबी का केस समझा, उससे हम बहुत बड़ा एक लेसन हमें सीखने को मिलता है कि चाहे कंपनी हो या बैंक, हमें उसके सिर्फ बड़े बड़े असेट या तो फिर बड़े बड़े प्रॉफिट देख के उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें कंपनी या तो फिर बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस भी करना चाहिए। उनकी एथिक्स क्या है, उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उनके कैश फ्लो क्या है, ये सब भी हमें जरूर देखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े बड़े फ्रॉड मोस्टली सरकारी बैंकों में ही क्यों होते हैं? क्या ये मैनेजमेंट की लापरवाही है या फिर हमारे सिस्टम में ही कोई गड़बड़ है? मुझे अपनी ऑनेस्ट राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल केसेस को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल पॉकेट फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और ये वीडियो अपने ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसके बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। और मैं मिलता हूं आपको अगले फाइनेंशियल ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप इन्वेस्टिंग, बाय बाय।